बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात या तौहीन अदालत, कराची की सियासत में हलचल, अवाम हो जाए तैयार, मिनी बजट की यलगार, और शाहीनों ने मैच बचा लिया। ये इन सब पर भी होगी बात इसी बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात या तौहीन अदालत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत के हुक्म को खातिर में ना लाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान कई घंटे की मुशावरत के बाद भी खामोश। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद कर दिए गए। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत भी बहानों पर उतर आई। अमले को सिक्योरिटी फराहम करने से साफ इनकार कर दिया। लोकल गवर्नमेंट विंग का कहना है कि आज इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। शिकस्त का खौफ या मिली भगत, हुकूमत भी इंतखाबात कराने से इनकारी। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान कई घंटे की मशावरत के बाद भी कोई फैसला न कर सके। तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन से रवाना हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा चुके हैं। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए वक्त दरकार है। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत की भी ताखीरी हरबे। अदालत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने सिक्योरिटी की फरहमी से भी मुआवजत कर ली। साफ कह दिया कि ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं हो सकते। लोकल गवर्नमेंट विंग का भी कहना है कि आज इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। सुबह इंतखाबात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है और न ही अमला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक आज इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। फैसला पीटीआई के अली नवाज अवान और जमात इस्लामी के मियां मोहम्मद असलम की दरखास्तों पर जारी किया गया। अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इनकार, अगर इलेक्शन ना हुआ तो तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दरख्वास्तें तैयार कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने की सूरत में पीटीआई और जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर अली नवाज बोले कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराता नजर नहीं आ रहा। अगर आज इंतखाब नहीं हुए तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फैसला है ऑनरेबल जज हमारे अरबाब जाहिर साहब का और एक लैंडमार्क डिसीजन है। और अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जो हम समझते हैं कि पीडीएम की ही एक पार्टी है इलेक्शन कमीशन, उसकी ज़ेली जमात है, अगर ये मिलके कल अदालती अहकामात को नहीं मानते, फ्लोट करते हैं, तो तहरीक इंसाफ का फैसला हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं मूव करूंगा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अदालत के अंदर। पूरी कैबिनेट, शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट लगनी चाहिए कि उन्होंने वॉयलेट किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज ना हुए तो इसके नताइज क्या होंगे? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने बता दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो इस फैसले को नहीं मानते तो ये तौहीन अदालत होगी। मैं समझ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो इससे पहलू तही करते हैं या जानबूझ के इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब है ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट
الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی سپریم کورٹ کی کنٹمپٹ کی ہے۔ یہ پہلے وہاں انڈرٹیکنگ دے کر آئے تھے کہ جی ہم نے اتنے ٹائم میں الیکشن کرا دینا ہے، اب یہ جان بوجھ کے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کو بھی اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو یہ کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور خبروں میں اب آگے دیکھیے کپتان کی اپیل۔ آج گھروں سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں، عمران خان نے اسلام آباد والوں سے اپیل کر دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا بدقسمتی ہے کہ ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط ہے، الیکشن کمیشن بھی اس سے ملا ہوا ہے، معزز عدالتیں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیر قانونی فیصلوں کو مسترد کر دیتی ہیں۔ ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ یہ کرپٹ ٹولہ عوام سے خوف زدہ ہے، ہمیشہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، چوروں کی کوشش ہے کہ عوام کو باہر کر کے ملک پر قبضہ جمائے رکھیں۔ عمران خان نے کہا عوام ہفتے کو بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کریں۔ میں اسلام آباد کے لوگوں کو خاص طور پہ آج تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے کل کے الیکشن میں شرکت کرنی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کرپٹ ٹولے کو شکست دیں گے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن، جو ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا ہے اور جمہوریت کے خلاف فیصلے دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں ہمیشہ ان کے فیصلوں کو مسترد کر دیتی ہیں۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ عوام سے ڈرتا ہے، یہ الیکشن سے بھاگتا ہے۔ ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کس طرح مسلط کر رکھ سکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر، کرپشن کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خرید، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ عوام ان کو ریجیکٹ کر بیٹھے۔ عدالت کا واضح حکم ہے کہ الیکشن نہ ہوئے تو چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے صاف کہہ دیا، بولنیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اب ایک آزاد ادارہ نہیں رہا، یہ وفاقی حکومت کی ذیلی ادارے کی حیثیت سے اختیار کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر وفاقی حکومت کے کلرک بنے ہوئے ہیں۔ عدالت حکم ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ ایکسپوز ہوں گے کنٹمپٹ آف کورٹ۔ تو انہیں عدالت کے لیے چیف الیکشن کمشنر اور جو ان کے ممبران ہیں اور اس کے علاوہ سیکرٹری، ان کو توہین عدالت میں جو ہے وہ جج طلب کرے گا اور ان کو کاروائی ہوگی۔ اور میرے خیال میں تو الیکشن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایڈمنسٹریٹولی، الیکشن کی تاریخ دی ہوئی ہے، سارا جو آپ کا پیرافرنیلیا ہے، فریم ورک ہے، وہ پورا نظام اس کو جو ہے وہ پہلے ہی آپ ڈیوٹیز لگا چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، وہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف ایک مستی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے اس وقت وفاقی حکومت میں، تو چونکہ وہ آزاد ادارہ نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کراچی کی سیاست میں ہلچل، گورنر سندھ کامران ٹسوری سے فاروق ستار کی ملاقات۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ گورنر سندھ نے ملاقات میں فاروق ستار کو اعتماد میں لیا۔ ایم کیو ایم میں واپسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق فاروق ستار نے خالد مقبول صدیقی کو بطور سربراہ تسلیم کر لیا۔ ملاقات میں ساتھ چلنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فاروق ستار نے کامران ٹسوری کو پی آئی بی آنے کی دعوت دے دی۔ گورنر سندھ کا آج پی آئی بی میں فاروق ستار رہائش گاہ جانے کا بھی امکان ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ شام 5 بجے کے بعد میرے گھر آئیں گے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ کراچی کی سیاست میں ہلچل، ایم کیو ایم کے دھڑے ایک ہونے کو تیار۔ کراچی کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایم کیو ایم دھڑوں میں تلخیاں اور گرمیاں سرد موسم کی طرح بیٹھتی جا رہی ہیں اور اب یہ ایک ہونے جا رہے ہیں، مگر ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک خاص رد عمل سامنے رکھ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد کو لے کے پر امید ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ سیاست کرے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کو فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرنا ہے، یا اپنی سیاسی جماعت سوچتی ہے کہ اس کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جانا ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو مکمل آزادی ہونی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اس اتحاد سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایم کیو ایم تو پہلے بھی سب ایک ہی تھی نا، اور اس ایم کیو ایم کے مقابلے میں اگر کوئی جماعت تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی۔ اس 30-35 سال اسی میں گزرے نا، باقی پارٹیاں تو بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے تھے۔ بڑی بڑی پارٹیاں جو اس وقت وفاق میں دعوے کرتی ہیں
वो तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमा तो खूब बरसे, कहा एमक्यूएम को इकट्ठा करने वाले सुन लें, कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं हो। कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे ना, वो वक्त चले गया। मैंने आपसे बताया ना कि वो बोरी बंद लाशों का, वो भत्ताखोरी, वो कुर्बानी की खाने छीनना, वो शहर को बंद कराना, और क्या आता क्या इन्होंने अपने टाइम में क्या किया, ये तो हमने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ था। एमक्यूएम वजीर भी बन रही है, एमपी भी बन रही है, गवर्नर भी बन रही है और शोधा कब्रिस्तान भी आबाद कर रही है। अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको हमेशा इन्होंने खौफजदा करके कभी पठानों से डराते, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। हम बहुत कुछ कर सकते थे जब हम मुत्तहिद, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जैसे था वैसे ही रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 5 साल ये मेयरशिप में रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला एमक्यूएम को कामयाब। लोग इख्तिलाफ रख रहे हैं और कुछ पुरुमीद है, मगर एक बात तो तय है कि कराची का सियासी मंजरनामा अहमियत इख्तियार कर चुका है। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा अली रजा, बोल न्यूज, कराची। हुकूमत की मैशियत का बेड़ा गर्क करने के बाद कौमी इदारों को बेचने की तैयारी, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला हो गया। शहबाज सरकार के इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के तमाम दावे झूठ साबित हुए। इसहाक डार की डॉक्टराइन भी नाकाम हो गई। मईशत इतनी गिरी कि घर के असासे बेचकर घर चलाने पर मजबूर हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अब तो एयरपोर्ट्स भी नहीं संभाले जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर अहम इजलास में इंतजामिया ने एयरपोर्ट्स का इंतजाम संभालने से ही हाथ खड़े कर लिए। नाम नेहाद माहिरीन ने मुल्क के तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। अब कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स के नाम पर निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा। अब तक ये नहीं बताया गया कि ये निजी कंपनियां मुल्की होंगी या गैर मुल्की। रजीम चेंज सरकार में पहले महंगी बिजली और पेट्रोल ने अवाम की कमर तोड़ दी, फिर रोजमर्रा अशिया की महंगाई ने अवाम के मुंह का निवाला भी छीन लिया। मुल्क की तारीख में महंगाई के तमाम रैकेट टूट गए। तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपए का फरोख्त हुआ। आटा महंगा हुआ तो रोटी की कीमतों को भी पड़ लग गए। तंदूरी नान 25 से 30 में फरोख्त होने लगा। मुल्क में महंगाई ने अवाम को खून के आंसू रुला दिया, लेकिन हुकूमत को होश न आया। मुल्क की तारीख में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए मजीद महंगा हो गया। 20 किलो का थैला 2600 रुपए तक जा पहुंचा। हैदराबाद, कोयटा, लाहौर और पेशावर में भी 20 किलो आटा 2500 से जायद की निर्ख पर फरोख्त हो रहा है। कराची समेत मुल्क भर में रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई। कराची और दीगर शहरों में नान 25 से 30 रुपए का हुआ तो अवाम बेबसी से फट पड़े। एकदम 15 से 25 की होने वाली है। अल्लाह या अल्लाह खैर, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। ये अवाम को, हुकूमत को सोचना चाहिए। अवाम के लिए बहुत ज्यादती हो रही है। वैसे ये अभी 25-30 का अभी मिल रहा है, अभी क्या मिलेगा आगे? गरीब लोग का तो कोई जीना भी जंजाल हो गया है। इधर लाहौर में भी नान भाइयों ने रोटी की कीमत 35 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। अवाम पर अखराजात का नया पहाड़ टूटने का खदशा है। गैर यकीनी सूरत हाल में इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। शफाफ इंतखाबात इस वक्त मुल्क की जरूरत है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद इलेक्शन PTI की जीत के खौफ पर मुलतवी किए गए। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन PTI ही जीतेगी। 2022 का साल मुल्क के लिए इंतहाई खौफनाक रहा। आप इन्वेस्टमेंट हो तो आप इस हालात में, इस गैर यकीनी हालात में सवाल नहीं पैदा होता। मैं इस अभी मतलब हम जब अभी लंदन गया तो मुझे कई ओवरसीज मिले जो मुझे आके ये कह रहे थे कि हमने इतने $1 मिलियन हमने निकाले। हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इलेक्शन कराने का जो चैलेंज है या जो ज़रूरत है वो सिर्फ खान साहब की या PTI की नहीं है, ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। पोस्टपोन ही इसी वजह से हो रहे थे कि हम जीत रहे थे। अगर हम ना जीतने की पोजीशन तो मेरे ख्याल में किसी भी जर्नलिस्ट को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इलेक्शन हुए तो क्या आप जीतेंगे। वो तो सबको है। सवाल उस वक्त पैदा होना चाहिए जब हम नहीं जीते। इस वक्त तो जितने भी मुश्किल हालात होंगे हम इंशाअल्लाह ताला एज अ पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर अंदर जाएंगे। कौमी मुफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़्म का इआदा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी मुआशी सूरत हाल और अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने मुआशी चैलेंजेस और हुकूमत हिकमत अमली से मुत्तलिक शुरका को आगाह किया। इंटेलिजेंस इदारों ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खट
ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़मत दोहरा दिया। कहा कि मुल्की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इजलास ने दहशत गर्दी के खिलाफ शोहदा की असीम कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इजलास ने अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान को लड़काने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। इलामी के मुताबिक इजलास पीर को भी जारी रहेगा, जिसमें सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। अपने भी टेक्नोक्रेट सेटअप के मुखालिफ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। आइन में वाज़ेह है कि अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन में इंतखाबात लाजमी हैं। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम के दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है। जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नंबरदाज़मा होना है और इसी ने संभाला देना है। बाकी किसी की ख्वाहिश पे सोचों पे पाबंदी नहीं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।